concept of buffer solution. That solution which have ability to resist change in its pH value even after addition of a small amount of acid or base is called buffer solution. उसको हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं. तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस का ऐड कर दिया जाए तो पीएच को चेंज होने से रोकता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड कर दिया जाए तो पीएच को चेंज होने से रोकता है. दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन. नाउ थिंक दैट बफर सॉल्यूशन is mainly of two types. One is called acidic buffer solution. Acidic buffer solution. And second is called basic buffer solution. Acidic buffer solution and basic buffer solution. Acidic buffer solution का मतलब है weak acid plus salt of this weak acid with a strong base. Acidic buffer solution वो बफर सॉल्यूशन है जिसमें एक वीक एसिड होगा और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट होगा. जैसे आप एग्जांपल देखें CH3COOH प्लस CH3COO माइनस Na प्लस. तो ये रहा वीक एसिड और ये सॉल्ट है इस वीक एसिड का NaOH के साथ. तो CH3CO माइनस Na प्लस. बेसिक बफर क्या है? तो बेसिक बफर इज द सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस salt of this weak base with a strong acid. Salt of this weak base with a strong acid. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वीक बेस आप ले लो NH4OH और फिर NH4OH का HCl के साथ कॉम्बिनेशन करके NH4Cl बना दो. ठीक है. तो ये देखो ये वीक बेस है और ये वीक बेस का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl के साथ. तो ये एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है. जब आप बफर सॉल्यूशन का काम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या करता है, तो बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को चेंज होने से रोकता है. ठीक है. तो एक चीज ध्यान रखना कि एक टर्म अराइज करता है दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन. बफर एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस वजह से कोई भी बफर अपने पीएच को चेंज होने से रोक पाता है. बफर एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई भी बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को चेंज होने से रोक पाता है. ठीक है. कैसे रोक पाता है इसको जरा देखते हैं. बफर एक्शन ऑफ एनी एसिडिक बफर सॉल्यूशन. किसी एसिडिक बफर सॉल्यूशन का बफर एक्शन. लेट एसिडिक बफर सॉल्यूशन है हम लोगों के पास CH3COOH प्लस CH3COO माइनस Na प्लस.
जरा देखना, वीक एसिड है CH3COOH, ये सॉल्यूशन में टूट के देगा CH3COO माइनस और साथ में देगा H+। वीक एसिड CH3COH रिवर्सिबल CH3CO माइनस प्लस H+, और मेरे पास जो सॉल्ट है वह है CH3COO माइनस Na+, और ये सॉल्ट देगा CH3COO माइनस और साथ में Na+। तुम्हारे पास ये रहा रिएक्शन 1 और ये रहा रिएक्शन 2, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो आपके पास वीक एसिड है, वो टूट के देगा CH3CO माइनस और साथ में H+, और आपके पास सॉल्ट है वो देगा CH3COO माइनस और साथ में Na+। याद रखना, सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएट करता है तो CH3CO माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये काफी कम, ये काफी ज्यादा होता है, ये काफी कम होता है, तो इसका कंसंट्रेशन है ना इससे कंट्रोल होगा, इससे नहीं। ठीक है, हम कहना ये चाहते हैं, सिंस salt is completely ionized, therefore molar concentration of CH3COO minus total is approximately, actually equals to molar concentration of CH3COO minus of salt plus molar concentration of CH3COO minus of weak acid, but this is very small, ये काफी कम होता है। तो काफी कम होने की वजह से जो हमारा CH3COO माइनस का जो टोटल कंसंट्रेशन है ना वो अप्रोक्सीमेटली जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन उसी के बराबर होगा। चलो ये बता दिए कि CH3CO माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे सॉल्ट का कंसंट्रेशन के बराबर होगा। अब सुन, अगर मान लीजिए आप एसिड ऐड करते हैं A, when small amount of acid is added, जब आप स्मॉल अमाउंट एसिड का ऐड करते हैं तो एसिड ऐड करने का मतलब है कि H+ in molar concentration of H+ in solution increases, H+ concentration इंक्रीज करेगा। अब आओ भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल पे आओ, ली चैटलियर प्रिंसिपल पे सोच के बताना, फर्स्ट रिएक्शन में अगर H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। क्या? बैकवर्ड। बैकवर्ड। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, reaction moves backward, रिएक्शन जो वो पीछे जाएगा। रिएक्शन अगर पीछे गया, अगर ये रिएक्शन पीछे गया तो जितना भी एक्स्ट्रा H+ आप डाले थे, जितना भी एक्स्ट्रा H+ आप डाले थे वो सब कंज्यूम हो जाएगा। सो एक्स्ट्रा H+ get consumed and no effect on pH, no effect on pH। अगर आप एसिड डाल के आप ये सोच रहे हैं कि आप H+ को बढ़ा देंगे तो ये फर्स्ट रिएक्शन अपने आप को पीछे ले जाएगा, और जितना भी आप एक्स्ट्रा H+ डाले थे वो सारा का सारा H+ इसमें कंज्यूम हो जाएगा, और pH उतना ही होगा जितना पहले था। क्या आपको बात समझ में आई? क्या तुमको ये समझ में आया कि एसिड ऐड करने से इसका pH क्यों नहीं बदलेगा? यस सर। बोलो जी, हाँ ना बोलो फटाफट। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब इसी तरह थोड़ा बेस पे काम करो। When a small amount of base is added, मतलब OH minus increases,
तो देख होता है क्या, जो OH माइनस आप ऐड किए हैं वो H प्लस के साथ मिलकर वाटर बना देगा। सॉल्यूशन में पहले से H प्लस था, आगे सॉल्यूशन में पहले से हम लोगों का H प्लस था, हाँ ये वाला। अब आप बेस ऐड किए, मतलब आप OH माइनस ऐड किए, तो जो भी आप OH माइनस ऐड किए हैं वो H प्लस के साथ मिलकर वाटर बना देगा। सो देयर इज no change in concentration of OH minus and pH remains same, और आपका pH remains same, pH सेम रह जाएगा, ठीक है, pH सेम रह जाएगा। इज दिस क्लियर, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा डाउट ये लेके होता है कि सर जब ये रिएक्शन आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है तो ये वाला बढ़ तो घट रहा है, हम उसी को तो रिमूव किए थे कि देख CH3CO माइनस का जो टोटल कंसंट्रेशन है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल यहाँ डिपेंड करेगा, और ये तो फिक्स्ड है। तो जब फॉरवर्ड जाएगा तो भी CH3CO माइनस फिक्स्ड है, बैकवर्ड आएगा तो भी CH3CO माइनस फिक्स्ड है। अब एसिड ऐड किए तो एक्स्ट्रा H प्लस से पीछे आके ये रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में ले आएगा और एक्स्ट्रा H प्लस गेट कंज्यूम, pH विल रिमेन सेम। अगर आप बेस ऐड किए, आप OH माइनस ऐड किए तो वो H प्लस के साथ कंबाइन कर जाएगा, पानी बना देगा और एक्स्ट्रा OH माइनस गेट कंज्यूम, pH रिमेन सेम। क्या तुमको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। चलो यहाँ तक नोट करो, अब इसके बाद आगे बढ़े। Calculation for pH of acidic buffer। एसिडिक बफर का pH हम लोग निकालने जा रहे हैं, एसिडिक बफर का pH हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जस्ट pH ऑफ एसिडिक बफर। अभी जरा गौर करना, मान लो हम लोग के पास एसिडिक बफर है CH3COH और CH3COO माइनस Na+। ये हम लोग का हो गया वीक एसिड और ये हो गया उसका सॉल्ट। तो देख हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग के पास जो भी वीक एसिड है, जैसे मान लो हम लोग के पास वीक एसिड है CH3COOH, ये अपने आप को तोड़ता है CH3COO माइनस और H+ में। तो क्या हम लोग इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K का वैल्यू लिखते हैं ऐसा, CH3CO माइनस H+ डिवाइडेड बाय CH3COH। यहां से अगर आप H+ लिखिएगा, यहां से अगर आप H+ लिखिएगा तो इन दोनों को इधर में, therefore H+ concentration is Ka times of CH3COOH weak acid by CH3COO minus, ऐसा है। H+ is equals to Ka CH3COOH divided by CH3COO minus। Now अब आप यहां से आप pH लिखिए, then pH is equals to minus log H+, so it is minus log H+ के जगह पे आ गया K, आ गया CH3COOH है डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। Then pH will be equals to minus log Ka minus log CH3COOH divided by CH3CO minus। ठीक है, जरा गौर करना, माइनस लॉग K को क्या लिख दे, PK लिख दे, PKA प्लस लॉग
इसको ऊपर भेज रहे हैं CH3COO माइनस को ऊपर और नीचे CH3COOH को लिख रहे हैं। चलिए बढ़िया है, ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन हम बोलेंगे ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हम जो इसके आगे लिख रहे हैं उसको समझना। जब आप एसिडिक बफर का पीएच निकालेंगे तो वो होगा पीके प्लस लॉग, ऊपर में जो CH3COO माइनस है वो कंसंट्रेशन है सॉल्ट का। आप अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे लिखे थे, याद रखिएगा कि CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन। क्या याद है अभी? Yes, sir. और नीचे है हम लोग का CH3COH मतलब वीक एसिड, जो वीक एसिड है उसका कंसंट्रेशन है वो नीचे। पता है इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला क्या है वो देखिए आप। दूसरा फॉर्मूला है pH is equals to pK प्लस लॉग, जो सॉल्ट लिखा है, जो सॉल्ट लिखा वो कुछ और नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हारा कंजुगेट बेस है। किसका कंजुगेट बेस है? इस वीक एसिड का। नीचे में वीक एसिड है, अब देखो ये एसिड है, ये इसका बेस है। H+ निकालने के बाद दिस इज अनदर इक्वेशन। तो जब भी आप किसी एसिडिक बफर को लेके चले, जब भी आप किसी एसिडिक बफर को लेके चले, याद रखिए पीएच आप इससे निकालते हैं, पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय वीक एसिड या पीके प्लस लॉग कंजुगेट बेस बाय वीक एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा मान लो अगर ये सारा कैलकुलेशन बेसिक बफर के लिए होता, calculation of pH of basic buffer, तो तुम्हारे पास बेसिक बफर में एक वीक बेस है NH4OH और आगे इसका सॉल्ट NH4Cl। मान लो वीक बेस आप ले लिए, वीक बेस आप ले लिए NH4OH, अब ये टूटा, बना NH4 प्लस और OH माइनस, और फिर आपके पास यहां से आप स्टार्ट कीजिए Kb, क्या लिखेंगे? NH4 प्लस OH माइनस बाई NH4OH। अच्छा, अब तुम यहां से पूरा का पूरा चीज दिमाग में दौड़ा लो, पूरा डेरिवेशन एक बार फिर से दिमाग में रिपीट करो। क्या हम फाइनली तुम्हारे पास ये लिखते हैं POH is equals to PKB plus log concentration of salt by concentration of weak base, क्या ये आएगा? बोलो जी बोलो। यस सर। OH ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, एक ही आएगा। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा कि POH is equals to PKB प्लस लॉग सॉल्ट की जगह पे कंजुगेट एसिड बाय वीक बेस, conjugate acid by weak base. So this is two important equations. pH, अगर बफर सॉल्यूशन का pH निकालना हो तो हम लोग पहले पता करेंगे कि वो एसिडिक बफर है या बेसिक बफर। एसिडिक बफर कैसे पता चलेगा? वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट होगा तो एसिडिक बफर। अगर बेसिक बफर है तो वीक बेस होगा, उसका सॉल्ट होगा। अगर एसिडिक बफर है तो pH के लिए यही इक्वेशन है, और अगर बेसिक बफर है तो POH के लिए यही इक्वेशन है। ऑब्वियसली अगर आपको pH चाहिए तो 14 में से POH को माइनस कर लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे कुछ और करते हैं इसमें कैलकुलेशन। बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हम सब देख रहे हैं ना कि अगर आपको इस चीज का एक बार कैलकुलेशन आ जाए ना तो आप सब आसानी से बना लीजिएगा। 20 log of minus 0.7. ऐसा तो नहीं आएगा? चल देखो C6H5 COH
इसका तुमको के वैल्यू दिया है, के नहीं दिया, टी के वैल्यू दिया है 5 और तुम्हारे पास कंसंट्रेशन है C6H5COH का 0.01 मोलर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C6H5 COOH 0.01 मोलर। और आपका पीएच है इसका 6.3। आपसे बोला गया C6H5 COONA का x ग्राम, COONA का x ग्राम। अच्छा x ग्राम है, x ग्राम है, तो अगर हम इसका भी C6H5 मतलब सॉल्ट का Na का अगर मोलर कंसंट्रेशन लिखे तो x बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 लीटर है ना, क्या सही है? अब देख तुम लोग x ग्राम ले रहा है, x ग्राम में इसका मोलर मास से डिवाइड करना होगा ना। अरे ये मोल पर मोल बाय वॉल्यूम में लेगा, मोल में कितना, तो इसका मोलर मास बताओ। वन 22 1 22 अरे 144 है, 122 बताता है। ये आ गया डाटा। अब देखो पीएच का जो इक्वेशन है, हम लोग पढ़े पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो 6.3 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में आ गया x बाय 144, नीचे तो 1 है और ऊपर हो गया आप लोग का 0.01। इसको सॉल्व कीजिए x के लिए, 5 माइनस करो, 1.3 इज इक्वल्स टू लॉग x बाय 144 नीचे 0.01। अच्छा 1.3 का एंटी लॉग 1.3 इज इक्वल्स टू x बाय 144 into 0.01। देख 0.3 का एंटी लॉग होता है, 0.3 का एंटी लॉग होता है 2, क्योंकि 2 का लॉग होता है 0.3। समझ में आया? बोलो भाई बोलो। तो 1.3 का एंटी लॉग कितना होगा 20, x बाय 1.44 मल्टीप्लाई करो, 20 into 1.44 is equals to x। हाँ 28.8 ग्राम, 28.8 ग्राम इज द आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? एंटी लॉग वाला नहीं आया, क्या एंटी लॉग वाला स्टेप। एंटी लॉग वाला नहीं समझा? हाँ नहीं, लॉग 2 कितना होता है? लॉग 2 0.30। बस 0.3। तो अगर हम एंटी लॉग लेंगे 0.3 का तो कितना होगा? 2। 2 होगा। हाँ और अगर हम एंटी लॉग 1.3 का लेंगे तो 20 होगा। कि 1 का मतलब क्या है, एक जीरो। अगर हाँ हम एंटी लॉग 2.3 का लेंगे तो 200 होगा। 20। समझे? यस सर। पेज है, नोट करो, पहला क्वेश्चन लिखो।
लिखा है, क्वेश्चन लिखना, 1 liter of a buffer contain 1 liter of a buffer contain 0.17 gram NH3, 0.17 gram NH3 bracket में aqueous and 1.32 gram NH4 whole to SO4, 1.32 gram NH4 whole to SO4, full stop. Calculate its pH. Calculate its pH. जबकि pKb है, pKb of NH3 is pKb of जो हम लोगों के NH3 का है that is 4.74, ठीक है। चलो बनाओ तो फटाफट, ट्राई करो बनाने का। लिखा 1 liter of upper solution contains 0.17 gram NH3 and 1.32 gram NH4 whole to SO4. Calculate pH जब pKb दिया है। तो अब इसे जब हम यहाँ pH निकालने जाएंगे NH3 का है और NH4 प्लस है उसका सॉल्ट या कंजुगेट एसिड, तो ये एसिडिक बफर या बेसिक बफर? बेसिक। एक्चुअली ये बेसिक बफर। तो अगर बेसिक बफर है देन POH is equals to pKb plus log concentration of salt बोलो या कंजुगेट एसिड divided by base। अब काम है इसको कैलकुलेट करना। सॉल्यूशन में वॉल्यूम है 1 लीटर और 0.17 ग्राम NH3। क्या हम लोग इसी POH को ऐसे लिख सकते हैं ना, pKb प्लस लॉग, ऊपर में आएगा NH4 प्लस और नीचे आएगा NH3। अपना ध्यान लगे इन दोनों को निकालने में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NH3 का कंसंट्रेशन क्या है, तो उसका अमाउंट है 0.17 ग्राम, उसका मोलर मास है 17 और वॉल्यूम है 1 लीटर। 0.17 ग्राम डिवाइडेड बाय 17 इंटू 1 लीटर, तो क्या ये 0.01 है? समझे क्या आप लोग? अरे मास में दिया है, मास में दिया, मोल तो नहीं ना दिया है। यस सर। तो हम उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तब ना मोल होगा, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। यस सर। NH3 हो गया। अब क्या बात करना, क्वेश्चन में मेंशन है 1.32 ग्राम ऑफ NH4 whole to SO4। चलो इसका मोल निकाल लो। अगर हम इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालें 1.32 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 132, 14 18 गुने 2, 18 दूनी 36, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, कितना आ रहा? 132, 1.32 नीचे 132 आ रहा। यस सर। ये भी 0.01 मोल हुआ, सही है। अब तुम सोचो कि जो हमारा NH4 whole to SO4 है, वो जब सॉल्यूशन में जाएगा तो 2 NH4 प्लस बनेगा ना, बोलो जी, 1 या 2? 2। तो अगर आप NH4 प्लस का कंसंट्रेशन लिखिएगा तो इसका जितना भी मोल्स आएगा इसका दुगना आएगा, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स 0.01 था, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 टाइम्स ऑफ 0.01 होगा। तो
NH4 plus is 0.02. क्या आप समझे? Yes, sir. क्या आपको समझ? Yes, sir. अब चलिए फिर से काम कर लेते हैं लॉग वाला। So equation 1 becomes तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया POH is equals to P के भी कितना दिया था यार? 4.74 4.74 प्लस लॉग ऊपर में NH4 प्लस कितना है तो 0.02 है और नीचे NH3 कितना है? NH3 कितना है? 0.01 0.02 है। So it is 4.74 plus log 2. So it is 4.74 plus log 2 का मतलब 0.3. So it is 5.04. ये POH है। POH है 5.04. तो pH हो गया 14 minus POH. 14 minus 5.04 8.96. 8.96. कहाँ गड़बड़ हुआ? क्या नहीं समझ में आया? कहाँ प्रॉब्लम हो गया? बोलो फटाफट। NH4 का 2 मोल नहीं लिए। अच्छा ये डबल नहीं किए? यस सर। समझ में आया ना क्या हुआ है? हाँ सर। ध्यान रखना है। बनेगा तो यहीं से, केयरफुलनेस चाहिए होगा। ध्यान से नोट कीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन सर फॉर्मूला में जैसे कि सॉल्ट बाय वीक एसिड था तो हम बस सॉल्ट का नहीं लिख सकते हैं कंसंट्रेशन? लिख सकता है लेकिन वही लिख सकता है जहां एक्स फैक्टर 1 हो। यस तो हर Yes, जगह तो है ना, उसका कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस जो रहेगा उसको लेके चलना। ओके सर। जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं, तो पता है आपका न्यूमेरिकल है ना एक अलग डायरेक्शन में चलने लगता है। थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। फाइंड pH of solution of, फर्स्ट में तुमसे बोला गया 100 ml of of 0.4 molar HCl plus 100 ml of 50 ml of 0.8 molar CH3 sorry NH4OH। ठीक है, 100 ml of 0.4 molar HCl and 50 ml of 0.8 molar NH4OH। और दूसरा है 100 ml of 0.4 molar HCl plus 100 ml of 0.8 molar NH4OH। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए दोनों क्वेश्चन को सोचने का तरीका है। आप अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास 100 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ओके, तो मोलैरिटी है मेरा 0.4 और वॉल्यूम इन लीटर है 0.1, सो इट इज 0.04 मोल्स। कितना मोल HCl है?
और जो मेरे पास है वो है 50 ml ऑफ 0.8 मोलर NH4OH। इसका मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स है मेरे NH4OH का? तो NH4OH का नंबर ऑफ मोल्स है मेरा 50 into 0.8, 0.05 into 0.8, फिर से सॉल्व करने से आगे 0.04। मतलब जितना मोल्स एसिड है उतना ही मोल्स बेस भी है। क्या बोलता, सही है? जितना मोल एसिड है उतना ही मोल बेस है। सो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन takes place and solution have salt NH4Cl. Therefore, concentration of NH4Cl, salt का concentration 0.04 मोल एसिड 0.04 मोल बेस के साथ मिला तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.04 मोल्स। लेकिन याद रखना 100 ml और 50 ml 150 इंटू डिवाइडेड बाय 1000 इतना लीटर। क्या आपको समझ में आ रहा है? सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना हुआ? जितना एसिड और जितना बेस मिला उतना मोल सॉल्ट बना। लेकिन अब वॉल्यूम कितना हो गया? 100 और 50, 100 और 50, 150 ml या 0.15 लीटर। तो आपका कंसंट्रेशन हो गया ये 0.04 डिवाइडेड बाय 0.15, इतना मोल पर लीटर इज द कंसंट्रेशन। और पता है क्वेश्चन क्या हो गया? नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। और वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है क्या? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। क्या आप इसके पीएच का फॉर्मूला जानते? बोलिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस पीएच का फॉर्मूला बोलो। 7 माइनस pKb/2 माइनस log C/2। याद आया क्या तुमको? अरे लास्ट का कॉपी देखो यार, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो उसका पीएच का फॉर्मूला देखो। अरे देख के बता दो जल्दी से। क्या मिला? यस Yes, सर। sir. तो देख हम बताना ये चाहते थे कि बिकॉज इक्वल मोल्स एसिड और बेस का है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से अब आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। तो प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये प्रोसेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब जरा अगला पार्ट को देखिएगा, थोड़ा भली बात ही समझिएगा। सेकंड पार्ट हम सीधा लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। HCl का मोल है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 0.4 इनटू 0.1 सो इट इज 0.04। अब नंबर ऑफ मोल्स ले लो भाई NH4OH का बेस का, उसका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करो 100 और ये क्या ये 0.08 मोल है मोल। अब बोलो क्या ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा या कोई बचेगा? क्या ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा या कोई बचेगा? NH4OH बचेगा। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4OH जो है वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl से ज्यादा है। सो NH4OH लेफ्ट इन कंटेनर में NH4OH बनेगा, बचेगा। अब जरा हम जो लिख रहे हैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझना। जो नंबर ऑफ मोल्स मेरे सॉल्ट का बनेगा, सॉल्ट कहने का मतलब NH4Cl, क्या वो नंबर ऑफ मोल 0.04 है? Yes, sir. 0.04 से मिलकर कितना सॉल्ट बन गया। और जो मोल्स मेरी NH4OH का बचेगा रिमेनिंग 0.64
0.04 है। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हारे सॉल्यूशन में सॉल्ट है और वीक बेस है, बोलो ये सॉल्यूशन किसकी तरह काम करेगा? दिस इज बफर। अब ये बफर सॉल्यूशन है। कौन सा बफर? बेसिक बफर, वीक बेस प्लस सॉल्ट। वही क्वेश्चन, वही कंपोनेंट्स, केवल थोड़ा सा वॉल्यूम अंतर। तो एक बार तुमको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाना पड़ा क्योंकि उस केस में केवल सॉल्ट बना था और कुछ नहीं बचा था, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हमारे पास वीक सॉल्ट भी बना और वीक बेस भी बना, इसलिए ये मिक्सचर है और मिक्सचर काम कर रहा है बफर सॉल्यूशन की तरह। तो बफर सॉल्यूशन से कैलकुलेशन स्टार्ट कर लीजिए। क्या तुमको समझ में आया? Yes, sir. तो क्वेश्चन ऐसे डिवाइड करना पड़ता है, नोट करो इसको बढ़िया से। कोई डाउट है पूछो।